कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का व्यक्ति था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वे अपने परिवार से बिछड़ गया और उसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में ले जाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने उसे खरीद लिया। काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की तथा उसके लिए धनुर्विद्या और घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध कराई। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। उसने अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए वह कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद काजी की भी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले गया, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और यहीं से उसकी जीवन चर्चा का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसके समस्त प्रशंसनीय गुणों से प्रभावित होकर उसे अमीर-ए-आखुर नियुक्त किया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 में ऐबक ने तराइन के युद्ध में कुशलतापूर्वक भाग लिया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। गोरी के वापस जाने के बाद ऐबक ने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों पर विद्रोह हो रहे थे, जो उन्हें दबाया। 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुए युद्ध में ऐबक ने अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1197 में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा तथा वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1202 में उसने बुंदेलखंड के राजा परमारदीप को परास्त किया तथा कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 में उसने खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का हाथ बटाया। इस प्रकार ऐबक ने मोहम्मद गोरी की सैनिक योजनाओं को एक मूर्त रूप दिया, इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारियों ने उसे अपना प्रधान स्वीकार किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासन होने के समय ऐबक ने अपने को मलिक-ए-सिपह-सलार की पदवी से संतुष्ट रखा। उसने अपने नाम से ना तो कोई सिक्का जारी करवाया और ना कभी खुतबा पढ़वाया। कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकार गियासुद्दीन बलबन ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर लिया। ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्ति मिल गई। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक को मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों गियासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन ऐलौद एवं नासिरुद्दीन कवाचा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। उसने ताजुद्दीन ऐलौदा की पुत्री से अपना विवाह, नासिरुद्दीन कवाचा से अपनी बहन का विवाह तथा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। इन वैवाहिक संबंधों के कारण एल्डोज तथा कुवाचा की ओर से विद्रोह का खतरा कम हो गया। कालांतर में गोरी के उत्तराधिकारियों गियासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार करते हुए 1208 में सिंहासन, छत्र, राजकीय पताका एवं नकारा भेंट किया। इस तरह ऐबक ने स्वतंत्र शासक के रूप में तुर्की राज्य का स्थापना किया। 1191 से 1196 की अवधि को सैनिक गतिविधियों की अवधि कहा जा सकता है। इस समय ऐबक ने उत्तरी भारत में गोरी द्वारा विजित प्रदेशों पर शासन किया। 1206 से 1208 तक अवधि, जिसे उसके राजनीतिक कार्यों की अवधि माना जा सकता है, उसमें ऐबक ने गोरी के भारतीय सल्तनत में मलिक-ए-सिपह-सलार की हैसियत से कार्य किया। दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाने में बीता। ऐबक ने गोरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए बदायूं को पुनः जीता और इल्तुतमिश को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ऐबक अपनी असामयिक मृत्यु के कारण कालिंजर और ग्वालियर को पुनः अपने अधिकार में नहीं ला सका। इस समय उसने स्वतंत्र भारतीय प्रदेश पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया।
तराइन के युद्ध के बाद मुइजुद्दीन गजनी लौट गया और भारत की विजित क्षेत्रों को शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़ दिया। पृथ्वीराज के पुत्र को रणथंभौर सौंप दिया गया, जो 13वीं शताब्दी में शक्तिशाली चौहानों की राजधानी बनी। अगले 2 वर्षों में ऐबक ने ऊपरी द्वार में मेरठ, बरन तथा कोइल पर कब्जा किया। इस क्षेत्र के शक्तिशाली डोर राजपूतों ने ऐबक का मुकाबला किया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गहद वालों ने तुर्की आक्रमण से सबसे अधिक नुकसान का खतरा था और उन्होंने ना तो डोर राजपूतों की कोई सहायता की और ना ही तुर्कों को इस क्षेत्र में बाहर निकालने का कोई प्रयास किया। मुइजुद्दीन गजनी 1194 में भारत में वापस आया। वह 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना को पार कर कन्नौज की ओर बढ़ा। इटावा जिले में कन्नौज के निकट छंडवार में मुइजुद्दीन और जयचंद के बीच भीषण लड़ाई हुई। बताया जाता है कि जयचंद जीत की ओर था जब उसे एक तीर आकर लगा। उसकी उसी वक्त मृत्यु हो गई। उसके मरने के साथ ही सेना के भी पांव उखड़ गए। अब मुइजुद्दीन गजनी बनारस की ओर बढ़ा और उस शहर को तहस नहस कर दिया। उसने वहां के मंदिरों को भी छोड़ा। यद्यपि इस क्षेत्र के एक भाग पर गढ़वालों का शासन रहा और कन्नौज जैसे कई गढ़ तुर्कों का विरोध करते रहे, बंगाल की सीमा तक एक बड़ा भूभाग उनके कब्जे में आ गया था। तराइन और छंडवाड़ के युद्धों के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव पड़ी। इस शासन की जड़ें मजबूत करना कठिन काम था और लगभग 50 वर्षों तक तुर्क इसका प्रयास करते रहे। मुइजुद्दीन गजनी 1206 तक जीवित रहा। इस अवधि में उसने दिल्ली की दक्षिण सीमा की सुरक्षा के लिए बयाना तथा ग्वालियर के किलों पर कब्जा किया। उसके बाद ऐबक ने चंदेल शासकों से कालिंजर, महोबा तथा खजुराहो को छीन लिया। फख्र-ए-ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था, उसके निर्माण कार्य का प्रारंभ करवाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि ऐबक के शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1207 में लाहौर में चौगान, जो कि एक गेम होता है पोलो, जिसको घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, वह खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आज भी लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है।